नमस्कार, मैं ऋतिक राय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टडी विद आरआर पर। सभी सरकारी कर्मचारियों और आप जैसे लोग जो आगे चलकर सरकारी अफसर बनने वाले हैं, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। क्या है वह खबर? उससे पहले यह वीडियो क्लिप देखिए, जो कि हमारे देश के केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। यह वीडियो देखकर आप सभी सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों तथा भविष्य में बनने वाले सरकारी अफसरों के लिए अच्छी खबर क्या है उसका पता लग ही गया होगा। जी हाँ, हमारे देश की केंद्र सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। आज हम चर्चा करेंगे 8th सीपीसी यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन, जिसे कि हिंदी में केंद्रीय वेतन आयोग भी कहा जाता है। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा करने से पहले आप सभी का यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि क्या होता है वेतन आयोग और इसके कार्य क्या-क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है वेतन आयोग। वेतन आयोग हमारी सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था है, जिसमें कि कुल 3 से 4 लोग होते हैं और आम तौर पर अभी तक हर बार इस आयोग के अध्यक्ष हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही रहे हैं तथा उनके अंतर्गत 2 या 3 व्यक्ति मिलकर इस आयोग को संस्था का रूप देते हैं। आइए जानते हैं क्या कार्य होता है वेतन आयोग का। तो जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं द्वारा मूल अधिकार पर जानकारी जुटाने तथा उस जानकारी को संविधान समिति के आगे प्रस्तुत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में एक मूल अधिकार समिति का गठन किया गया था, उसी प्रकार वेतन आयोग भी हमारे देश की केंद्रीय सरकार को आज के समय में कार्यरत तथा सभी पेंशनधारियों के वेतन या पेंशन को रिवाइज करने की सलाह देती है, या यूं कहें कि उसे बढ़ाने की सलाह देती है कि इन कर्मचारियों या पेंशन भोगियों का वेतन या पेंशन कितना इंक्रीज किया जाना चाहिए, और वह सभी फैक्टर्स के बारे में बताती है जो कि यह निर्धारित करता है कि सैलरी में बढ़ोतरी क्यों होनी चाहिए तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपको पता है कि मैं वेतन आयोग के संदर्भ में बार बार सलाह शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूँ? वह इसलिए क्योंकि जो सलाह यह समिति केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट के जरिए देती है, उसे मानना या ना मानना पूरी और पूरी तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर होता है। या आसान शब्दों में यह कह लीजिए कि यह समिति सिर्फ कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के बारे में सरकार को केवल सलाह देती है और यह सलाह सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है। अतः केंद्रीय सरकार इस सलाह को मानने से इनकार भी कर सकती है। आइए जानते हैं क्यों। तो वेतन आयोग यह ना तो कोई संवैधानिक इकाई है और ना ही यह किसी कानून द्वारा बनाई गई कोई सांविधिक संस्था है, क्योंकि इसका ना तो कहीं भारतीय संविधान में जिक्र है और ना ही इसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अब यह सवाल उठता है कि वेतन आयोग बनता कैसे है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। बस हमारे देश के केंद्रीय सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में यह आयोग गठन करने का फैसला ले लिया जाता है और यही काफ़ी है इस आयोग को बनाने के लिए। इसकी मंजूरी संसद में भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यह तो हमने जान लिया कि क्या होता है केंद्रीय वेतन आयोग तथा इसके कार्य क्या होते हैं। आइए अब जानते हैं वेतन आयोग के इतिहास के बारे में। तो अभी तक भारत में कुल 7 बार वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है। आइए एक-एक कर जानते हैं इसके बारे में। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है, यानी एक सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन का कार्यकाल 10 साल होता है। तो इसी संदर्भ में पहला वेतन आयोग जनवरी सन 1946 में बना, जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को मई 1947 में प्रस्तुत की। इसके अनुसार किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी की सबसे न्यूनतम सैलरी 55 रुपये थी। इसी प्रकार दूसरा वेतन आयोग अगस्त सन 1957 में बना, तीसरा वेतन आयोग अप्रैल 1970 में, चौथा वेतन आयोग जून 1983 में, पांचवा वेतन आयोग 9 अप्रैल सन 1994 में, छठवां वेतन आयोग जुलाई 2006 में तथा सातवां और अंतिम वेतन आयोग 25 सितंबर 2013 में गठित किया गया। आइए जानते हैं क्या है सातवां वेतन आयोग। 7वें वेतन आयोग में कुल 4 लोग थे। इसके अध्यक्ष हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री अशोक कुमार माथुर जी थे। जिस प्रकार प्रथम वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारी की सबसे न्यूनतम सैलरी 55 रुपये तय की गई थी, उसी प्रकार आते आते यह सैलरी 6वें वेतन आयोग में बढ़कर 7,000 रुपये थी।
जो कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर इसे बढ़ाकर 17,990 यानी कि 18,000 रुपये कर दिया गया। अब वर्तमान में भारत में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल नियत रूप से माने तो 1 जनवरी 2026 को खत्म हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की कैबिनेट द्वारा हाल ही में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। आइए जानते हैं क्या महत्व है 8वें वेतन आयोग का। तो इसके गठन की घोषणा से सभी सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के अंदर खुशी की लहर है। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान वर्ष में यानी कि वर्ष 2025 में 8वां वेतन आयोग सभी प्रकार की जानकारी जुटाकर इसकी सलाह अपनी रिपोर्ट द्वारा हमारे देश की सरकार को सौंप देगा, जिससे कि 1 जनवरी 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों के लिए नई सैलरी लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2026 से किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम कितना वेतन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कई अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्तमान में जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, उसमें तकरीबन 286% की वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे कि किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 1 जनवरी 2026 से 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,500 रुपये तक पहुँच जाएगा। एक बात ध्यान रहे कि 286% की वृद्धि वाले फैक्टर का आकलन विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा लगाया जा रहा है। और एक बात और कि 1 जनवरी 2026 से किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला सबसे न्यूनतम मूल वेतन 51,500 रुपये हो सकता है तथा इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य भत्ते जैसे कि किराया भत्ता आदि जुड़कर यह वेतन 60,000 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। आप सभी को यह बता दें कि यह ज़रूरी नहीं है कि किसी वेतन आयोग का कार्यकाल 10 वर्ष का ही हो, ऐसा कोई कानून नहीं है। किंतु पिछले वेतन आयोग के लागू होने का समय व उनका कार्यकाल यह दर्शाता है कि सभी वेतन आयोग का कार्यकाल लगभग 10 वर्ष का निर्धारित होता है। उसी के आधार पर यह आकलन लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशें या सलाह को हमारी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 16 जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और 8 से लेकर 10 महीने तक का समय इसे अपनी रिपोर्ट को सरकार को सौंपने में लगेगा। तो इसलिए इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है, किंतु अभी तक इसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार बहुत जल्द या आने वाले कुछ दिनों में भारत सरकार द्वारा कर दी जाएगी। अब आखिरी में एक छोटी सी बात और जानेंगे कि यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थशास्त्र के ज्ञान के अनुसार इसका प्रभाव कुल 2 चीज़ों पर पड़ेगा, जिसे कि हम गुड इफ़ेक्ट यानी अच्छा प्रभाव और दूसरा बैड इफ़ेक्ट यानी बुरा प्रभाव भी कह सकते हैं। इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, क्योंकि यदि उनकी सैलरी बढ़ेगी तो उनके आर्थिक वृद्धि दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही साथ इसका बुरा प्रभाव यह होगा कि हमारे देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, यानी सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार जो कर्मचारियों को तथा पेंशन भोगियों को जो सैलरी तथा गुजारा भत्ता दे रही है उसके अंदर वृद्धि होगी, तो इससे सरकार के राजस्व खजाने के ऊपर बोझ बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में टैक्स में वृद्धि होगी, जिससे कि सामान की कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि कोई भी सरकार यही चाहती है कि जितना भी हो सके उसके राजस्व खजाने पर कम से कम बोझ पड़े। और इसी के संदर्भ में 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी के साथ साथ महंगाई का बढ़ना भी तय है। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको इसके बारे में कोई अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से इसे आप सभी के साथ साझा करता रहूँगा। और एक बात कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं संपूर्ण भारतीय संविधान की क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। इस संदर्भ में मैंने संविधान के भाग 2 जो कि नागरिकता के बारे में है, एक वीडियो अपलोड कर दी है, कृपया उसे जाकर देखें। और यदि आज की मेरी यह जानकारी आप सभी को ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारतीय संविधान की हर वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।